Okay, so guys, here we are, and we've done demand, right? Moving forward to the other case, that is another heading. ठीक है, हम उसको लेबल कर लेते हैं. सबसे पहले मेंशन करेंगे the factors affecting demand. ठीक है. अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि ये हम जो भी फैक्टर्स यहाँ पर करेंगे, ये सारे जो फैक्टर्स होंगे दे विल बी affecting demand, and all these factors are other than price. हमने अपने लास्ट क्लास के लेक्चर में ये चीज समझी थी कि जब हम बात करते हैं टर्म प्राइस की, तो प्राइस की वजह से जो है वो हमारे डिमांड के डायग्राम पे आप देख सकते हो. प्राइस की वजह से डिमांड के डायग्राम पे या तो अपवर्ड मूवमेंट हो रही है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, यानी इंडियन मूवमेंट हो रही है प्राइस की वजह से. ठीक है ना. तो प्राइस क्या कॉज करता है? प्राइस कॉज करता है मूवमेंट along the demand curve. ठीक है. अब हम जिन फैक्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे वो फैक्टर्स होंगे अदर देन प्राइस. तो जो अदर देन प्राइस फैक्टर्स होते हैं दे कॉज शिफ्ट्स इन डिमांड. एंड जहां तक शिफ्ट्स इन डिमांड की बात होती है, ठीक है, तो शिफ्ट्स इन डिमांड की जहां तक बात होती है, तो बेटा शिफ्ट्स इन डिमांड दो तरह का होता है हमारे पास. जब भी डिमांड विल चेंज इट्स प्लेस, इट विल बी काउंटेड एज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड. ठीक है. तो जब भी डिमांड शिफ्ट हो रहा होगा हमारे पास, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या होता है यहाँ पर शिफ्ट का मतलब. ठीक है. ये मेरे पास मैं दो तरह के शिफ्ट्स यहाँ पर मेंशन कर दूंगा. एक तरफ मेरे पास आ जाएगा कि डिमांड जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा या फिर आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा. इनवर्ड का एक और नाम भी है, वो है कि जब डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा तो उसका मतलब ये है कि देयर इज अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट. ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड, जब भी डिमांड लेफ्टवर्ड जा रहा होगा तो हमारे पास हम कहेंगे कि डिमांड इज डिक्रीजिंग. ठीक है. वेर एज जब डिमांड राइटवर्ड जा रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि डिमांड इज इंक्रीजिंग. ठीक हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, जब मैंने ये चीज देख ली तो अब मैं आ जाता हूँ अपने अगेन वही हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पर. ठीक है. एग्जाम में ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की जहां तक बात है, तो अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो उसका सवाल मेरे पास जो है वो उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्कर, 4 मार्कर एंड 6 मार्कर. जबकि जो हमने बेसिक डिमांड किया है उसका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो आ जाएगा 2/4. ठीक है. अगर डायग्राम के साथ आ जाएगा तो 4 मार्क का, अगर विदाउट डायग्राम आएगा तो 2 मार्क का. ठीक है. चले आगे बढ़ते हैं. अब मेरे पास ये जो टर्म अफेक्टिंग मैंने लिखा है यहाँ पर, कई दफा एग्जामिनर ये टर्म अफेक्टिंग यूज नहीं कर रहा होता, उसके बदले दूसरे टर्म्स यूज कर रहा होता, जिसका पता होना में जरूरी है. वो है फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. वो कह सकता है व्हाट determines demand. ठीक है. अफेक्टिंग की जगह वो कहता है व्हाट आर दी determinants ऑफ डिमांड. तो इन दी एंड वो कोई भी टर्म इस्तेमाल करे, हमने वही बात लिखनी है. मोर ओवर आगे बढ़ेंगे, वहां पर डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई डायग्राम में शिफ्ट्स होंगे, तो शिफ्ट्स करना सीखेंगे, लेकिन सुकून से बनाएंगे डायग्राम. सबसे पहले बेसिक ऊपर वाली डायग्राम कॉपी पेस्ट होगी. डिमांड डाउनवर्ड स्लोप बन गया, लेबल कर लिया क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे लेबल कर लिया प्राइस. एक बेसिक प्राइस निकाल ली. ठीक है. और क्वांटिटी निकाली. प्राइस को पी से लेबल किया, क्वांटिटी को क्यू डी से लेबल कर लिया और यहां लिख दिया पॉइंट ए. ठीक है. ये बेसिक डायग्राम है. अब देख लेते हैं भाई हमारे पास
क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से डिमांड लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड इंक्रीज या डिक्रीज होता है? तो जो सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास चेंज आता है, वो है आपके पास चेंजेस इन इनकम। ठीक है, देखो इनकम सबसे पहले कराने का मकसद ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम, ठीक है ना। अब अगर इनकम की बात करें बेटा यहाँ पर हम अपने पास, तो फर्स्टली अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को कि इनकम को हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स में वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब एक इंसान पैसा कमाता है तो वो क्या करता है, अपने पैसे या इनकम को दो तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें मेरे पास एक तरफ आ जाएगा सुपीरियर गुड्स, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा इंफीरियर गुड्स। देखो नाम से ही हमको समझ आ रहा है कि एक गुड और दूसरा गुड आपस में डिफरेंट है, नाम ही डिफरेंट है तो गुड भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे, हम सबसे पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ नहीं लिखते, पहले इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी एग्जांपल सुपीरियर गुड की वो आ जाएगी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, जबकि इंफीरियर गुड की मेरे पास एग्जांपल आ जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस एग्जांपल से हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर सर ये डिफरेंशिएट थोड़ा करते सा हैं। रिपीट करेंगे आप? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है? तो सर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मुझे एक दफा सब लोग कंफर्मेशन दे दें व्हाट्सएप पे कि क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन, प्लीज डू इट एज ऐप। ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ते हैं, चलो हमने ये चीज देख ली, चलो। अब सुपीरियर गुड्स को पहले समझ लेते हैं। सुपीरियर गुड्स क्या होता है भाई, देखो नाम है सुपीरियर, ऊपर के दर्जे का। तो ऊपर के दर्जे का गुड हम जब लिखना चाहेंगे इसको, तो मेरे पास बेटा पेज ब्रेक हो रहा है तो मैं नीचे से लिखना शुरू करूंगा। हमारे पास सुपीरियर गुड्स जो हैं वो होते हैं, हमारे पास नाम से ही समझ आ रहा है, हाई क्वालिटी, ठीक है। अब जब हाई क्वालिटी होंगे तो ऑब्वियस है गुड्स जो है वो एक्सपेंसिव भी होंगे और मेरे लाइफस्टाइल को लग्जरी भी बनाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास सुपीरियर गुड्स का बेटा बुक में एक और नाम भी है, दैट इज नॉर्मल गुड्स, ठीक है। इंफीरियर गुड्स की तरफ चले जाते हैं तो बेटा देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर तरह का तो लो क्वालिटी नहीं होता, हाई क्वालिटी का ऑपोजिट लो क्वालिटी होता है, मगर हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ना, तो उसके मुकाबले में लो क्वालिटी है, वैसे लो क्वालिटी नहीं होता। उसके मुकाबले में यानी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो क्वालिटी का, जिसका मतलब ये है कि इट इज relatively low quality and it is relatively cheap, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में, and it is a sort of necessity, necessity की एक काइंड है, प्योरली necessity नहीं है। प्योरली necessity का मतलब ये हुआ कि जिसके बगैर गुजारा ना हो, ट्रांसपोर्ट के बगैर कई दफा गुजारा हो जाता है जब आप पैदल चल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स आ गए। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के लॉ की, कि भाई लॉ क्या बोलता है हमें। लॉ ये बोलता है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे, मिडिल में जो हमारे पास स्पेस बची हुई है उसी में हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज लॉ ऑफ सुपीरियर गुड्स, एंड another heading that is law of inferior
गुड्स। ठीक है, हमने ये दो हेडिंग्स डाल ली कि भाई किस तरीके से इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स इकोनॉमी में वर्क करते हैं। तो बेटा दोनों को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? अपनी इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। तो इनकम से इनका लॉ बनाते हैं हम अपने पास। तो यहाँ पर हम इनका लॉ कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जब इकोनॉमी में इनकम्स इंक्रीज हो जाएंगी तो आप कौन सा गुड बाय करना प्रेफर करेंगे? दैट इज सुपीरियर गुड। आप अपनी गाड़ी प्रेफर करेंगे रादर देन बस के धक्के खाएं। तो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सुपीरियर गुड्स बढ़ जाएगी जबकि क्वांटिटी अमाउंट ऑफ इंफीरियर गुड्स गिर जाएगी। इसी तरीके से जब इनकम गिर जाती है आपकी तो आप क्या करते हैं? अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते हैं, यानी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ इंफीरियर गुड्स जो है वो बढ़ जाएगी इनकम के गिरने से, जबकि क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सुपीरियर गुड्स इनकम के गिरने से गिर जाएगी। आई कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे पास जो केस आ रहा है वही कुछ इस तरह आ रहा है कि जब मेरा एक एरो इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा एरो भी इंक्रीज हो रहा है। राइट, ये किस केस में हो रहा है? सुपीरियर गुड्स के केस में मेरे पास ये सिनेरियो अकर हो रहा है कि मेरे पास जब मैं एक एरो इंक्रीज करता हूँ यानी इनकम इंक्रीज करता हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास बन रहा है इस चीज का पॉजिटिव स्लैश डायरेक्ट रिलेशन। जबकि दूसरे केस की अगर बात की जाए कि इनकम जब बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, और जब इनकम गिर रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव स्लैश इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। तो हमारे पास अब इसको कैसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे? जब इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो लोग सुपीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझें बेटा, जब इनकम बढ़ जाएगी तो लोग सुपीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज का मतलब होता है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है आउटवर्ड शिफ्ट। इसी चीज को यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझेंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि भाई अगर इनकम मेरी इंक्रीज हो रही है तो उससे क्वांटिटी डिमांड किस गुड की इंक्रीज होगी? सुपीरियर गुड्स की इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियस है इस इनकम के बढ़ने से मैंने आपको बताया डिमांड जो है वो शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट मेरे पास आउटवर्ड भी होता है, राइटवर्ड भी होता है और इंक्रीज भी होता है। अगर इनकम के इंक्रीज होने की बात की जा रही है यहाँ पर तो मैं अपने पास अपने डायग्राम को राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा। मेरा जो डायग्राम है वो किस साइड पे राइटवर्ड जाएगा? क्या ये इस साइड पे राइटवर्ड होगा या इस साइड पे राइटवर्ड होगा? अगर राइटवर्ड से समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको आउटवर्ड कह सकता हूँ। आउटवर्ड इधर होगा या आउटवर्ड इधर होगा? ऑब्वियस है आउटवर्ड फ्रंट एरो पे होगा। तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने पास सबसे पहले अपनी डायग्राम को शिफ्ट करूंगा, डिमांड को D to D1। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले हमने देखा था कि प्राइस की वजह से मूवमेंट हो रही थी और हमने साथ में कॉन्सेप्ट देखा था कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स में इनकम भी आ रहा है। अब अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं तो प्राइस को क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे। देखिए ना, मेरी बात सुने, आपने क्या यहाँ पर कहीं पे भी प्राइस की बात की है? नहीं। आपने ये तो कहा ही नहीं कि प्राइस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइस ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम हो गई। आपने ये कहा है कि प्राइस कितनी भी हो मेरी इनकम बढ़ गई, मैं इसकी डिमांड क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। तो जब अदर फैक्टर्स का इफेक्ट आता है तो तब प्राइस रहती है कांस्टेंट। तो ये मेरे पास यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहेगी। मैं मूव हो जाऊंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी और मेरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम QD to QD1। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग की तरफ भी मैं आऊंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से अगर डिमांड को गिराना है तो उसका ये मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुपीरियर गुड्स की। ठीक है, इनकम मेरी गिर जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी, तो आई बी बाइंग लेस ऑफ सुपीरियर गुड्स। जिसका मतलब ये है कि मेरा डायग्राम जो है या तो इनवर्ट शिफ्ट होगा या उसका दूसरा नाम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, यानी डिमांड जो है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज में मेरे पास इनवर्ट जाता है जो कि आउटवर्ड का ऑपोजिट है। आउटवर्ड तो हमने सीख लिया। ठीक है, इनवर्ट क्या होगा? उसी का ऑपोजिट। तो इनवर्ट की डायग्राम बना देते हैं। सिनेरियो नंबर 2, इनकम गिर गई है, सुपीरियर गुड्स की डिमांड गिरेगी, तो मेरे पास डिमांड का डायग्राम
कुछ इस तरह बन जाएगा। ये रहा मेरे पास डिमांड का डायग्राम, दैट इज D2, एरो से शो कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी वही प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उनमें प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बहुत पक्का समझना है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। पहले के केस में हम क्या कर रहे थे, हम प्राइस को चेंज कर रहे थे कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट। अब के केस में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं चेंजिंग अदर फैक्टर्स, और अदर फैक्टर्स में जो सबसे पहला है वो मेरे पास इनकम है। प्राइस को कांस्टेंट रखा, अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट आता है, ये रहा शिफ्ट। शिफ्ट हमारे पास इनवर्ड, आउटवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, इंक्रीज, डिक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? should I wait for your queries or everything is crystal clear? And if everything is crystal clear, we'll move forward. And if we are having queries, we'll discuss it and then move forward. I'm waiting for your queries on WhatsApp. Please do it as app. शिफा बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है, तो प्लीज कोई भी मसला हो मेरा बच्चा, मैंने आपको कहा है आप बहन है मेरी, ठीक है, दबा के क्वेश्चंस पूछें जितना हो सके। चले भाई, अल्लाह का शुक्र है सबको क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे पहला फैक्टर हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे फैक्टर पे, जिसका नाम है फैक्टर नंबर 2, और वो है हमारे पास चेंजेस इन टैक्सेस। ठीक है, अब एज फार एज टैक्स इज कंसर्न, बेटा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज मुझे बताएं। आप जो है वो है ना, एक काम ये कर लें कि अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही तो ऑब्वियसली सबके पास ब्रेक हो रही होगी, लेकिन अगर सिर्फ आपके पास ब्रेक हो रही है तो प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें और फिर दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मीटिंग लीव करके आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें और फिर उसके बाद जो है दोबारा से मीटिंग इन करें। मीटिंग में इन होना हो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, हम अपने अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज चेंजेस इन टैक्सेस। बेटा एज फार एज टैक्सेस इज कंसर्न, टैक्स हर इंसान के लिए एक बर्डन होता है। यहाँ पर जिस तरीके के टैक्स की हम लोग बात करेंगे उस टैक्स का नाम है हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस। लिख लेते हैं इसको, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। देखो डायरेक्ट टैक्स की जहां तक बात है ना बेटा, डायरेक्ट टैक्स आपके पास क्या होता है, इट इज टैक्स दैट पर्सन pays, person or organization pays directly to the entity that imposed it। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, आपको मतलब समझा दो। देखो जो जो भी इनकम पर आपका डायरेक्ट टैक्स लग रहा है ना, जो जो भी इनकम पर टैक्स लग रहा है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की जो है वो कैटेगरी में फॉल करता है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो कि आपकी प्रॉपर्टी पर लग रहा है, ये देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है,
कुछ टैक्स आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, उन्हें डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। उनके लिए फिर एक जो है ना, वो टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहा मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। टैक्स चोरी तो हर कोई कर सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ आपके पास आ जाता है भाई इनकम टैक्स, ठीक है। आपके पास आता है कैपिटल गेन टैक्स, यानी अगर आपकी मिल्कियत में जो कोई चीज है और उसकी वैल्यू बढ़ी तो उस वैल्यू पर भी जो है वो टैक्स लगेगा, ठीक है। उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। चले भाई, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एक फॉर्मूला है हमारे पास इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो है डिस्पोजेबल इनकम is equals to income minus डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब इनकम है एक इंसान की 50,000 रुपए और उसमें से टैक्स जो है वो कट रहा है 1,000 रुपए। तो आपकी जो आफ्टर टैक्स इनकम है यानी डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम कहते हैं, वो हो जाती है 49,000। बेटा डिस्पोजेबल इनकम का मैं आपको दोबारा मतलब बता दूं, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम आफ्टर टैक्स, इनकम दैट इज एडजस्टेड विद द रेट ऑफ टैक्स। इसको एक जगह कहीं लिख लेते ताकि हमें कॉन्सेप्ट याद रहे, ठीक है। इसको हम यहां लिख लेंगे आफ्टर टैक्स इनकम, देन अगेन इनकम adjusted with the rate of tax, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो इस तरीके से चीज हो जाती है। अब यहां पर हुआ ये कि इनकम है मेरी 50,000 रुपए, टैक्स मेरा इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस है मेरी जो डिस्पोजेबल इनकम यानी आफ्टर टैक्स इनकम कम हो गई। तो हुआ क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हुआ ये है यहाँ पर कि इकोनॉमी में जब डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीमेंट आया, यहाँ पर मैं लिख लूंगा भाई डायरेक्ट टैक्सेस जब बढ़ गए, तो इससे लोगों की जो आफ्टर टैक्स इनकम है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, वो गिर गई। इनकम के गिरने से ऑब्वियस है कि लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो अपनी स्पेंडिंग को गिराएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी कंजम्पशन को भी गिरा रहे हैं। कंजम्पशन के गिरने का मतलब, कंजम्पशन का मतलब होता है गुड और सर्विस को बाय करके उसे यूज करना, इस्तेमाल करना, ठीक है। और कंजम्पशन जिस दिन गिर जाएगी उस दिन डिमांड फॉर अ गुड और सर्विस गिर जाएगी। डिमांड के गिरने का मतलब क्या है कि आपके पास आप डी से D2 शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिमांड इस तरीके से इनवर्ड लेफ्ट वर्ड या डिक्रीज हो जाएगा, इसे हम कहेंगे कि डिमांड डिक्रीज हो गया है। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर था जिससे डिमांड अफेक्ट हुआ। फैक्टर नंबर 3 देख लेते हैं हम अपने पास यहाँ पर। फैक्टर नंबर 2 के बाद आ जाएगा फैक्टर नंबर 3, ठीक है। फैक्टर नंबर 3 मुझे बताता है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स का क्या मतलब होता है समझते हैं बेटा। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड का क्या मतलब है? रिलेटेड का मतलब ये है ऐसे गुड्स जिनका आपस में कनेक्शन हो, ठीक है। ये आ गया मेरे पास कनेक्टेड गुड्स। तो प्राइसेस कंसिडर करनी है उन गुड्स की जो आपस में कोई ना कोई तालमेल रखते हैं, जोड़ रखते हैं, मियाँ बीवी, माँ बेटा, ठीक है, एक से दूसरे को अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे गुड्स की यहाँ पर हमें बात करनी है। तो यहाँ पर भी हम जब कनेक्टेड गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो मेरे पास दो तरह के डिफरेंट गुड्स की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अराइज होता है। दैट इज नंबर 1 सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। एंड नंबर 2 मेरे पास आ जाता है वो है कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है।
दो तरह के गुड्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भाई सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेंगे। सबसे पहले देखो, एग्जामिनर बोलता है कि आपको जो एग्जाम्पल देनी है वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं हो कि आपको एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड ना हो, इसीलिए एग्जाम्पल वो दे जो कि क्लोजली रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट दैट इज क्लोजली रिलेटेड इज कोक एंड पेप्सी। ठीक है, अब इसके अलावा टी एंड कॉफी भी आ सकता है यहाँ पर हमारे पास। मैंने लिया भाई टी एंड कॉफी, अगेन क्लोजली रिलेटेड। होंडा एंड टोयोटा, लोग कहते हैं भाई क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, देन हमारे पास जो है यहाँ पर एंड्रॉइड फोन में बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है, देखो आईफोन और सैमसंग सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिमेंबर दिस। ठीक है, आईफोन एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। चलें आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स दे दी समझने के लिए। अब जरा सब्स्टिट्यूट्स देखते हैं भाई। सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों। अब ऑल्टरनेटिव्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, और ज्यादा ऑप्शन होने का मतलब ये है भाई, डेफिनेशन के हिसाब से, दैट इज गुड्स दैट कैन बी used in place of one another. Example, Coke and Pepsi, tea and coffee, Honda and Toyota. ठीक है, देखो कोक और सेवन अप भी एग्जाम्पल थी मगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है। देखो ये बात याद रखना। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड गुड की एग्जाम्पल हमें देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। देन आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूट्स हमारा खत्म हो गया। तो अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट्स खत्म होगा तो हम आ जाएंगे अपने पास अगली सब्स्टिट्यूट्स पे चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स के लॉ पर, दैट इज द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बेटा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आपको क्या बताता है? देखो कॉन्सेप्ट समझना। देखो गुड्स क्या है आपस में रिलेटेड है, प्राइस ऑफ कनेक्टेड गुड्स। ठीक है, तो कनेक्टेड कोक और पेप्सी है, तो अब देखो उनका कनेक्शन भी देखते हैं, समझते हैं। अगर इकोनॉमी में, समझना बेटा, प्राइसेस ऑफ कोक इंक्रीज हो जाए, यानी इसका मतलब ये है कि कोक हो गई महंगी, तो ऑब्वियसली लोग कोक कम पियेंगे। लेकिन लोगों के पास सब्स्टिट्यूट्स भी तो अवेलेबल है ना, और उसका एक बहुत क्लोजली रिलेटेड सब्स्टिट्यूट है पेप्सी। तो जब कोक महंगी हो जाएगी लोग कोक कम पियेंगे, जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी पे, और डिमांड ऑफ पेप्सी बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि प्राइस ऑफ कोक के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, दोबारा से समझते हैं। एक चीज महंगी हो गई तो ऑब्वियस लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, एक चीज महंगी होगी तो आप उसको कम डिमांड करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरे पास उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, जिसकी वजह से पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर पेप्सी ने अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, पेप्सी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट था वो महंगा हो गया, जिससे पेप्सी को फायदा हुआ। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है। देखो अगर लॉ ऑफ अ गुड की बात करते हैं हम लोग, तो लॉ ऑफ अ गुड आपको हमने यहाँ पर पढ़ा दिया, वो ये रहा, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी गिरेगी। लेकिन ये सिर्फ पेप्सी की प्राइस और पेप्सी की क्वांटिटी की बात है, ये लॉ ऑफ अ गुड है। यानी अगर प्राइस ऑफ कोक बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कोक गिरेगी। इसकी बात नहीं हो रही वहां पर बात हो रही लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट आपको क्या बताता है कि अगर एक गुड की प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएगी तो उससे दूसरे गुड की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा केस भी वैसा ही है कि अगर इकोनॉमी में प्राइसेस ऑफ कोक रिड्यूस हो जाए तो उससे क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि जो लोग कोक पी रहे हैं वो अब और ज्यादा कोक पियेंगे। जो नहीं पी रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि कोक की प्राइस गिर गई तो उनको पेप्सी ऑटोमेटिकली महंगा लगने लगेगा। भाई पेप्सी कोक दोनों 20-20 रुपए की है मान लो, लेकिन कोक अपनी प्राइस 15 रुपए कर देता है तो पेप्सी ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो गई लोगों के। तो जो पहले कोक के कस्टमर्स पेप्सी के पास गए थे वो भी वापसी आ जाएंगे, और पेप्सी के भी कुछ कस्टमर्स टूटकर कोक के पास चले जाएंगे, जिससे पेप्सी की क्वांटिटी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर
हम देख सकते हैं कि एक गुड की प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की क्वांटिटी भी बढ़ रही है और एक गुड के प्राइस के गिरने से दूसरे गुड की क्वांटिटी भी गिर रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है इस केस में देयर इज अ पॉजिटिव स्लैश डायरेक्ट relation between price of one good and quantity of another in case of सब्स्टिट्यूट्स। ठीक हो गया भाई? तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स की कहानी हो गई खत्म। जैसे ही सब्स्टिट्यूट्स की कहानी खत्म होगी, देख लेंगे भाई क्या हो रहा है। भाई कोक महंगी हो गई तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूट्स में बढ़ जाएगी। ये देख लो, जब पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो पेप्सी कहाँ चला जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड, राइटवर्ड इंक्रीज। ठीक हो गया भाई? चले अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज को देख लेते हैं हम अपने पास। चले भाई, कॉम्प्लीमेंट्स की अगर बात कर लें हम अपने पास, तो कॉम्प्लीमेंट की सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं भाई, ताकि वो भी अच्छे से समझ आए। कॉम्प्लीमेंट्स एग्जांपल लेने से पहले पहले आपको ये समझाऊं कॉम्प्लीमेंट्स होता कि थोड़ा सा डिफरेंट है। बच्चों को कई दफा प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लीमेंट्स इतना सुना हुआ नहीं होता हमने टर्म। तो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्स की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट्स मेरे पास होते हैं जॉइंटली demanded goods, that is goods that are used and demanded together। जैसे कि टी शर्ट, जीन्स कॉम्प्लीमेंट्स है, लेकिन देखो ये क्लोज कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मैंने आपको अगेन वही वाली बात बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको वो देनी है जो कि क्लोज कॉम्प्लीमेंट। अब टी शर्ट जीन्स की अगर बात करें तो अगर टी शर्ट के साथ जीन्स के अलावा ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ टी शर्ट के अलावा शर्ट्स भी पहन सकते हैं, राइट ना? तो इसीलिए एग्जाम्पल वो देनी जो कि क्लोजली रिलेटेड हो। तो भाई आ जाए इसकी सबसे बेस्ट वाइडली यूज्ड एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल। बेटा पेट्रोल, गैसोलीन कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट फ्यूल लिखना है, ठीक है? इसी तरीके से कार एंड टायर्स, ठीक है? और गेम और उसका कंसोल, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं आप लोग? फोन एंड चार्जर, आप ये भी लिख सकते हैं भाई, फोन एंड चार्जर। तो ये बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास आ सकती हैं, लेकिन एग्जांपल बस याद रखें क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। देन मेरे पास आ जाते हैं अगली चीज पे जो कि कहलाती है आपके पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है? आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा, ऐसे गुड्स जो कि एक साथ डिमांड किए जाए। तो अगर यहाँ पर मैं बात कर लूं प्राइसेस ऑफ कार अगर इंक्रीज हो जाए, तो ऑब्वियस है जब गाड़ी महंगी होगी तो लोग गाड़ियां कम लेंगे, और गाड़ियां कम लेंगे तो फ्यूल की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांड ऑफ फ्यूल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कंजम्पशन ही कम हो जाएगी। भाई पहले 20 गाड़ियां आ रही थी साल के अंदर इकोनॉमी में, अब 8 गाड़ियां आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियां महंगी हो गई। जो 20 गाड़ियों में पेट्रोल डल रहा था वो तो 8 गाड़ियों में नहीं डलेगा ना भाई ऑटोमेटिकली। तो जो 12 गाड़ी का पेट्रोल फ्यूल का कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ फ्यूल जो है वो गिर जाएगी। इसी तरीके से अगर प्राइसेस ऑफ कार रिड्यूस हो जाए, यानी गाड़ियां सस्ती हो जाए, जैसे गवर्नमेंट भाई बोले मैं इलेक्ट्रिक कार्स एक बात है सस्ती कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज क्वांटिटी डिमांड ऑफ फ्यूल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास प्राइस ऑफ वन गुड के राइज होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड जो है वो फॉल हो रही है, वेर एज प्राइस ऑफ वन गुड के फॉल होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ अदर गुड जो है वो राइज हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि मेरे पास देयर इज नेगेटिव स्लैश एन इनवर्स relation
between price of one good and quantity of another in case of complements। ठीक हो गया भाई? तो ये हमारे पास three most important factors. Now coming on to the queries of you guys. तो guys क्या बोलते हैं, क्या रिपोर्ट है? मुझे अपनी क्वेरीज बताएं और हम जो है वो अपनी आज की क्लास की अगर बात करें तो आज की क्लास के हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ लिए हैं। अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना? कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें हम जो है वो ये देख लेंगे कि हमारे पास इसके किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हमें उसे एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोगों की क्वेरीज भी होंगी कि सर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई चीज समझ नहीं आई, तो सर बैठे हैं आपको समझाने के लिए भी, सर आपको तरीके से उसको समझा भी देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो तीन फैक्टर्स कर लिए हैं। हमारे पास तीन फैक्टर्स जैसे ही कंप्लीट हो गए तो इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है जिसका नाम है फैक्टर नंबर 4, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के बाद आपकी क्वेरीज को हम लोग लाइन अप करेंगे। फैक्टर नंबर 4 मेरे पास है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब एज फार एज एडवर्टाइजमेंट्स की बात है, ठीक है, एडवर्टिजमेंट्स, चले। अब एडवर्टिजमेंट सबसे पहले सबको पता है क्या होती है, ठीक है, तो उसकी एक डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। अ नोटिस और एन announcement by the producers making people aware about their good or सर्विस, ठीक है। क्या है भाई? नोटिस है, अनाउंसमेंट है, इट इज अ promotional campaign carried out by the private sector in order to aware the people about a particular good or service, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई एडवर्टाइजमेंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो क्या होती क्या है? सबसे पहले बेटा एडवर्टाइजमेंट की दो कैटेगरीज होती हैं। एक मेरे पास आ जाती है परसुएसिव, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो मेरे पास आ जाती है वो है इंफॉर्मेटिव, ठीक है। मैं यहां लिख लूंगा भाई इंफॉर्मेटिव, चले भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं दोनों तरह के एडवर्टाइजमेंट्स को साथ साथ समझने में। परसुएसिव, ठीक है। परसुएसिव क्या होती है आपके पास? इट persuades people to buy a particular प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ये लोगों को उकसाता है, लोगों को कहता है, परसुएट करता है, घेरता है लोगों को। ये परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट का ये एम होता है, ठीक है ना। इट इज कैरीड आउट मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जिनका एम क्या होता है? पैसा कमाना, ठीक है। चले भाई, हमारे पास परसुवेसिव एडवर्टाइजमेंट्स की अगर बात कर लें
तो ये क्या करते हैं, लोगों को परसुएट करते हैं। अब परसुएट करने का मतलब ये भी है कि लोगों की अटेंशन ग्रास्प करना, ठीक है, दैट इज ग्रास्पिंग attention, moreover converting their wants into needs। भाई एडवर्टाइजमेंट देखकर ही बहुत सी चीजों को दिल चाहने लगता है, हालांकि वो जरूरी नहीं होती हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। और इसको करने के लिए, लोगों की अटेंशन ग्रास्प करने के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं यूज ऑफ सेलिब्रिटीज, कॉमा यूज ऑफ ग्राफिक्स, कॉमा एनिमेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कॉमा आप लेते भाई ब्राइट कलरफुल इमेजेस, किसी भी तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज क्रिएट अट्रैक्शन। अब ये करने के चक्कर में कई दफा वो एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो मिसलीडिंग भी होती हैं। क्या स्टिंग पीने से इतनी एनर्जी आती है? नहीं आती। क्या रेड बुल आपको विंग्स देता है? नहीं देता। लेकिन रेड बुल में जो टर्म इस्तेमाल किया वो है कैची लाइंस, वो आप यूज करते हैं, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो कई दफा आपको जो चीज बताई जाती है वैसी होती नहीं है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। तो ये हमारे पास हो गई परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट्स। क्या स्लाइस इतना अच्छा होता है कि जितना उसको कटरीना कैफ को पोर्ट्रे करके अच्छा बताया गया? नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिसमें वो एक्टर्स का, बड़ी पर्सनालिटीज का इस्तेमाल करके अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं। तो क्या वो वाकई में वैसी होती चीजें? नहीं होती यार। इन दिए उन्हें क्या करना है, लोगों को प्रमोट करना है, अट्रैक्ट करना है, और किसी भी तरीके से लोगों को बोलना भी हमारा प्रोडक्ट बाय करें। मैंने देखो लिखा है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर करता है, तो कभी कभार गवर्नमेंट भी अट्रैक्ट करता है लोगों को एक पर्टिकुलर कॉज के लिए। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पोलियो का कॉज है तो वो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट में आ सकता है, वो कि पब्लिक जो है ना वो कैंपेन है ये। मगर कई दफा गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रिटीज को यूज करता है कि भाई अपने बच्चों को पोलियो के खतरे इसलिए पिला के हमने भी पिलाया, आज हम भी अपने पैरों पे खड़े। किसी स्पोर्ट्स पर्सनल का वो इस्तेमाल करेगा परसुएट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के बाद बारी आ जाती है मेरे पास, अच्छा इंफॉर्मेटिव पे आने से पहले परसुएसिव की एक और बात देख लें कि परसुएसिव से जो है वो डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है, गिर भी सकती है, ठीक है भाई। अगर गवर्नमेंट अजय देवगन को यूज करके सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट चलवा रहा है, तो ऑब्वियस है वो सेलिब्रिटी को यूज करके लोगों को परसुएट करके सिगरेट की डिमांड गिरा रहा है, राइट ना। तो डिमांड गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इट डिपेंड्स कि क्या एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल है, ठीक है। आ जाए इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बेटा? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड characteristics about a particular प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे लोगों को, वो लोगों को गुड के कैरेक्टरिस्टिक बताए, ठीक है। इट इज कैरीड आउट बाय गवर्नमेंट एंड समटाइम्स प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर कैसे एडवर्टाइजमेंट करता है सर? ये आप क्या बात कर रहे हैं? देखो सोनी की टीवी पे ऐड आती है, जब सोनी टीवी की टीवी पे ऐड आती है तो वो फीचर्स बताता है ना आपको। एप्पल अपने वेबसाइट पे फीचर्स बता रहा है ना, ये इन्फॉर्मेशन। परसुएट जो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं आपसे।
लेकिन अपने फीचर्स फोन के, एप्पल वॉच के, एयरपॉड्स के, एप्पल पेंसिल के, ठीक है, आईपैड के, वो जो फीचर्स बता रहा है वो तो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो वो तो एक प्राइवेट सेक्टर फर्म है। एग्जाम्पल आपके पास इसकी हो सकती है भाई पब्लिक सर्विस मैसेजेस, कॉमा, पोलियो वैक्सीनेशन। कोविड में जब एक आंटी बोलती थी हमारे फोन पे, दैट वाज पब्लिक सर्विस मैसेज ना। बारिश के टाइम पे भी एक आंटी बोलना शुरू हो जाती, भाई बिजली के खंभों पर ना आ जाए, एक्स वाई जी जो भी मसला, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट को जो यूज किया जाता है वो आइदर डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, जैसे कि अगर एजुकेशन के लिए इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की गई है तो डिमांड इंक्रीज करने के लिए की गई है, और अगर सिगरेट्स के लिए इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की गई है तो डिमांड डिक्रीज करने के लिए की गई है। बात समझ आई भाई? तो ये था हमारा आज की क्लास का लेक्चर, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट, पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चेंजेस इन टैक्सेस, चेंजेस इन इनकम। ये हमारा आज की क्लास का लेक्चर था। तो भाई टिल देन टेक केयर, गुड बाय, आई एम जस्ट एंडिंग द रिकॉर्डिंग हियर एंड आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज, जस्ट वेट